साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे लाइट वेव्स या प्रकाश तरंगों के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रकाश तरंगों द्वारा दर्पण और लेंसों के माध्यम से किन्हीं वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश तरंगों के बारे में। प्रकाश तरंगों की यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्रकाश तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे या इन तरंगों को अयांत्रिक प्रकार की तरंगे भी कहा जाता है। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे उस प्रकार की तरंगे होती हैं जिनको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम देखते हैं प्रकाश तरंगों की जो स्रोत है हमारी धरती पर वो क्या है, सूर्य। और सूर्य से जब ये प्रकाश की तरंगे क्या होती हैं, धरती पर पहुंचती हैं, तो उस दौरान ये अंतरिक्ष का सफर करते हुए धरती के धरातल पर पहुंचती हैं, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं। और आपको मालूम है कि वायुमंडल जो है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 16 किलोमीटर पर जाकर समाप्त हो जाता है। उसके बाद अंतरिक्ष जो होता है वहां पर किसी प्रकार की गैसें नहीं होती हैं और वहां हमें निर्वात देखने को मिलता है। तो स्पष्ट है कि सूर्य से आने वाली जो तरंगे होती हैं, प्रकाश की तरंगे, वो बिना किसी माध्यम के भी चल सकती हैं। इसी कारण ये अंतरिक्ष को पार करते हुए धरती तक पहुंच पाती हैं। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि बिना माध्यम के भी गति कर सकती है और माध्यम में भी गति कर सकती है, निर्वात में भी ये गति कर सकती है और किसी माध्यम में भी ये गति कर सकती है। दूसरी चीज जो हमें प्रकाश तरंगों के संदर्भ में ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक तरंग तो है ही है, साथ ही साथ प्रकाश की तरंगे कणीय व्यवहार को भी दर्शाती हैं। गतिशील कणों की भांति भी क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं। प्रकाश की तरंगे क्या होती हैं, जब गतिशील होती हैं तो ये लाइट वेव्स या प्रकाश तरंगे एक प्रकार से छोटे छोटे गतिशील कणों की भांति व्यवहार करती हैं, छोटे छोटे गतिशील कणों की भांति व्यवहार करते हैं। तो दो चीजें यहां हमारे सामने आती है, एक तो छोटे छोटे कण होंगे जो गतिशील होंगे और जब भी कोई कण होगा तो उसका अवश्य ही कोई ना कोई द्रव्यमान होगा जिसे हम m से डिनोट करते हैं। यानी एक तो इसका द्रव्यमान होगा और दूसरा जब ये गतिशील होंगे तो इनका कोई ना कोई वेग होगा। यानी प्रकाश की किरणें हैं छोटे छोटे गतिशील कणों के रूप में हम देख सकते हैं जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होता है और वेग भी होता है। जब द्रव्यमान और वेग दोनों चीजें उपस्थित होती हैं तो निश्चित रूप से वहां गति के कारण ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की जो तरंगे हैं वो एक प्रकार से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जो कि गतिशील रहते हैं और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को ही हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश के फोटोन बोल देते हैं, लाइट फोटोन बोल देते हैं। तो फोटोन क्या होता है, जब कणीय रूप में हम देखते हैं प्रकाश की तरंगों को तो उनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है। उन ऊर्जा स्थानांतरित करने वाले छोटे छोटे पैकेट्स को ही हम क्या बोल देते हैं, फोटोन कह देते हैं। अब जैसा हमने देखा था कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत हमने बहुत सारी तरंगे देखी थी, जैसे गामा तरंग, इसी प्रकार एक्स तरंग, इसी प्रकार अल्ट्रावायोलेट रेज। इन्हीं में से एक थी दृश्य तरंगे, इन्हीं में से एक थी दृश्य तरंगे जिनका तरंग दैर्ध्य क्या था, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में था। ये दृश्य तरंगे ही एक्चुअल में क्या होती हैं, प्रकाश की तरंगे या लाइट वेव्स होती हैं। अब इन दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य हम देख रहे हैं 3900 से लेके 7800 के परास का होता है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश की तरंगे या दृश्य तरंगों में एक से अधिक प्रकार की तरंगे सम्मिलित होती हैं और ये एक से अधिक प्रकार की तरंगे होती हैं विबजोर, VIB, विबजोर प्रकार की जो तरंगे होती हैं। ये विबजोर अलग अलग प्रकार के रंगों को क्या करता है, डिनोट करता है। जैसे V4 वायलेट या बैंगनी होता है, वायलेट या बैंगनी, और R4 रेड या लाल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बैंगनी से लेके लाल कलर के कुछ कलर पैटर्न हमें दृश्य तरंगे या प्रकाश तरंगों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं।
विबजोर के बारे में जब हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में बात करेंगे तब और ज्यादा विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, जिन्हें दृश्य विकिरण भी कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंगे होती हैं, दोहरा व्यवहार करती हैं, कण की भांति भी और तरंग की भांति भी, और कुछ विशेष प्रकार की तरंगे इनके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, विशेष प्रकार के रंग की तरंगे इनके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, जिन्हें विबजोर के नाम से जाना जाता है। विबजोर का प्रत्येक अक्षर अलग अलग रंग को क्या करता है, इंडिकेट करता है। वी फॉर वॉलेट या बैंगनी, आई फॉर क्या होता है, इंडिगो होता है, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। इसके बारे में भी विस्तार से हम बात करेंगे जब वर्ण विक्षेपण को हम पढ़ेंगे उस समय। तो ये था प्रकाश की किरणों का एक संक्षिप्त परिचय, जिसमें हमने देखा कि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो एक प्रकार से गतिशील ऊर्जा होती हैं, जिन्हें फोटोन कह दिया जाता है। और इस फोटोन सिद्धांत का पहली बार जो प्रतिपादन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अब हमने देखा कि प्रकाश के किरणों की या तरंगों की दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात कण की भांति भी व्यवहार और तरंग की भांति भी व्यवहार। जब प्रकाश की किरणें तरंग की भांति व्यवहार करती हैं तो कुछ विशेष प्रकार के गुण वो दर्शाती हैं। जैसे प्रकाश की किरणें अपवर्तन उनका होता है, उनका परावर्तन भी होता है, उनका विवर्तन भी होता है, उनका ध्रुवण भी होता है और उनका व्यतिकरण भी होता है। अब ये सभी जो लक्षण जो कि प्रकाश की तरंग द्वारा दर्शाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम विस्तार से क्लास में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि ये सारे जो लक्षण दर्शाए जाते हैं प्रकाश के द्वारा, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण दर्शाए जाते हैं। जबकि प्रकाश के कुछ अन्य लक्षण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव, ये दोनों जो लक्षण दर्शाए जाते हैं प्रकाश की तरंग के द्वारा, वो इसकी तरंग प्रकृति नहीं अपितु कण प्रकृति के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो प्रकाश की किरणों के कुछ प्रभावों की व्याख्या तो कैसे की जा सकती है, प्रकाश की जो तरंगे होती हैं उनके कुछ गुणों की व्याख्या तो तरंग प्रकृति के आधार पर की जा सकती है, और कुछ गुणों की जो व्याख्या की जा सकती है वो कण प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। ये थी प्रकाश की तरंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश के वेग के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकाश की तरंग छोटे छोटे गतिशील कणों के रूप में क्या करती है, व्यवहार करती है। और जब छोटे छोटे कण गतिशील होते हैं तो अवश्य ही उनका कोई ना कोई क्या होता है, वेग होता है। और वेग जो होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। यदि प्रकाश के वेग की निर्वात में हम बात करें तो निर्वात में प्रकाश की तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या होता है, वेग होता है। लेकिन यदि माध्यम में हम बात करें तो माध्यम में हम देखते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात की अपेक्षा कुछ ना कुछ कम हो जाता है। कम हो जाता है, उसका कारण होता है माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो वेग होता है प्रकाश का वो हमने देखा निर्वात में होता है, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में प्रकाश का वेग होता है, उसके बाद तेल में, उसके बाद कांच में। तो हम पाते हैं कि निर्वात में वेग सबसे ज़्यादा होगा, और जब ठोस पदार्थ होगा उसमें से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो उसका वेग जो है अपेक्षाकृत गैसीय और जलीय माध्यम की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रकाश के वेग की जो गणना की गई थी सबसे पहले, जो हमने निर्धारित किया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये निर्धारित किसके द्वारा किया गया था, ये कैसे निर्धारित किया गया, सबसे पहले तो क्या किया गया, ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की विकिरणें आती हैं, धरती धरातल का सतह है, तो धरातल की जो सतह है तो पहले तो ये दूरी ज्ञात की गई कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, उस दूरी का अंदाजा लगाया गया, और उस दूरी को कितनी समय में क्या कर लेता है, प्रकाश की किरणें पार कर लेती हैं। और हम देखते हैं कि दूरी बटा समय ही क्या होता है, वेग। तो दूरी और प्रकाश की विकिरणों के धरती पर पहुंचने के समय की गणना करके प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, रोमर के द्वारा की गई थी। हमने अभी बात की थी कि प्रकाश का जो वेग होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग वेग होने का कारण क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे μn के नाम से दर्शाया जाता है। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक जिसे μn या निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में वो कितना होता है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम c से डिनोट करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया
जब भी प्रकाश क्या करता है, किसी माध्यम से गुजरता है, तो उसका वेग निर्वात की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है, और वो कम कितना होता है, म्यू एन हो जाता है कम। और म्यू एन क्या होता है, उस माध्यम में प्रकाश का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो ये म्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा म्यू एन। यहां म्यू क्या है, माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग सॉरी, माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, वो क्या है, म्यू। और वो निर्वात की अपेक्षा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, जो कि माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उतने गुना ही कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो यहां हम इसमें बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा। हमने देखा वेग सबसे कम किसमें, कांच में। इसका मतलब क्या हो गया, कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे ज्यादा होगा। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अपवर्तनांक और प्रकाश का वेग एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती प्रकार से संबंधित हैं। यदि अपवर्तनांक ज्यादा होगा माध्यम का, तो उस माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये थी प्रकाश के वेग की माध्यम पर निर्भरता। इसके अलावा एक ही माध्यम में प्रकाश की जो अलग अलग प्रकार की तरंगे होती है, हमने देखा था कि प्रकाश की तरंगें विबजोर प्रकार के रंगों से मिलकर बनी होती हैं, और विबजोर प्रकार के जो रंग होते हैं उन प्रत्येक प्रकार के रंग के लिए अलग अलग वेग एक ही माध्यम में प्रकाश की विकिरण का हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग, अब विबजोर प्रकार की जो तरंगे होती हैं जो कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होती है, रंग भी अलग अलग होता है, तरंग दैर्ध्य भी इनका अलग अलग होता है। इनमें लाल जो बैंगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और इसका होता है सर्वाधिक। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, एक ही माध्यम में अलग अलग तरंग दैर्ध्य या अलग अलग रंग की प्रकाश किरणों का वेग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा, उसका वेग क्या होगा, सर्वाधिक होगा। वेग क्या होगा, सर्वाधिक होगा। वेग क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, उसका वेग माध्यम में क्या हो जाएगा, सबसे कम। यानी एक ही माध्यम में यदि प्रकाश की विकिरणों को गुजारा जाता है, तरंगों को गुजारा जाता है, तो उस प्रकाश तरंगों में से जो बैंगनी रंग की किरणें हैं उनका वेग उस माध्यम में सबसे कम होगा, और लाल रंग की जो किरणें हैं, लाल रंग की जो विकिरण है, उनका वेग सबसे ज्यादा होगा। कारण क्या है, क्योंकि हमने देखा तरंग दैर्ध्य कम तो क्या होगा, अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम, और अपवर्तनांक जब कम होगा तो वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये हमने वेग की निर्भरता के कुछ कारकों को देखा। अब हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। अब देखिए दर्पण क्या होता है, ऐसा कोई भी सतह जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकें, यानी वो वस्तु उसमें से दिखाई दे प्रतिबिंब के रूप में। तो प्रतिबिंब बनाने वाली कोई भी सतह क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। अब दर्पण मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब इसमें जो परावर्तक सतह होती है, परावर्तक सतह को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, यानी परावर्तक सतह का मतलब वो सतह जहां से प्रकाश की तरंगे क्या करती हैं, टकराकर लौटती हैं, परावर्तित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, परावर्तक सतह होती है। यदि परावर्तक सतह समतल होती है तो वो किस प्रकार के दर्पण हो जाते हैं, समतल प्रकार के दर्पण हो जाते हैं। यदि परावर्तक सतह क्या होती है, वक्रित होती है, गोलीय होती है, इस प्रकार से वक्रण उसमें होता है, तो वो दर्पण किस प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब ये जो वक्रित सतह होती है वो यदि बाहर की ओर होती है, परावर्तक जो वक्रित सतह होती है, ये वाली वक्रित सतह यदि बाहर की ओर इस पे क्या हो, परावर्तक सतह हो, तो उसे क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण बोल देंगे। और ये परावर्तक सतह यदि वक्रित जो दर्पण है उसके अंदर की ओर हो तो उसको क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण। यानी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में जो सतह होगी, परावर्तक सतह होगी, वो वक्रित होगी। लेकिन अंतर क्या होगा, उत्तल दर्पण में ये वक्रित जो सतह होगी ये
इसके बाहर की ओर से क्या होगा, परावर्तन होगा, जबकि उत्तल दर्पण में इस वक्रित सतह के अंदर की ओर क्या होगी, परावर्तक सतह होती है। तीसरे प्रकार के जो गोलीय दर्पण होते हैं या वक्रित दर्पण होते हैं उन्हें कहा जाता है लेंस या गोलीय दर्पण। लेंस या गोलीय दर्पण एक ही बात है, चाहे लेंस कह दो चाहे गोलीय दर्पण कह दो, ठीक है। अब लेंस या गोलीय दर्पण में क्या करा जाता है, दो दर्पणों को एक साथ क्या कर दिया जाता है, संयुक्त कर दिया जाता है। दो वक्रित दर्पण या दो गोलीय जो दर्पण होते हैं उनको एक साथ संयुक्त कर दिया जाता है। जैसे यहां हम देख रहे हैं उत्तल लेंस, यहां क्या कर दिया, दो उत्तल जो दर्पण हैं, जो दो उत्तल दर्पण हैं उनको क्या कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। तो दो गोलीय उत्तल दर्पणों को संयुक्त कर दिया गया तो क्या बन गया, उत्तल लेंस। इसी प्रकार दो अवतल लेंसों को जब क्या कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया, अवतल दर्पणों को जब संयुक्त कर दिया गया तो क्या बन गया, अवतल लेंस। तो ये थे दर्पण और लेंस। क्या होते हैं दर्पण, क्या होते हैं लेंस, इसको हमने समझा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन दर्पणों और लेंसों के माध्यम से प्रकाश की तरंगे प्रतिबिंब बनाती हैं। देखिए, प्रतिबिंब दो कारणों से बनते हैं, या तो परावर्तन से या अपवर्तन से। या तो प्रकाश की विकिरणों या तरंगों के परावर्तन से या उनके अपवर्तन से क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। अब जो दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, दर्पण सदैव प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, परावर्तन से बनाते हैं, जबकि लेंस जो प्रतिबिंब बनाते हैं किसी वस्तु का, वो किसके कारण बनाते हैं, अपवर्तन के कारण बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है, या तो परावर्तन या अपवर्तन। परावर्तन कौन करता है, दर्पण। अपवर्तन कौन करते हैं, लेंस। तो दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होगी, किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें जब चलेंगी और दर्पण से जाके क्या होंगी, परावर्तित होंगी, या फिर क्या होंगी, लेंस से अपवर्तित होंगी, तो क्या बनेगा, दर्पण में वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। अब ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वो किस पर निर्भर करता है, एक तो दर्पण के प्रकार पर निर्भर करता है सबसे पहली चीज तो। दूसरा किस पर निर्भर करता है, दर्पण से वो वस्तु जिसका प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है वो उस दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर रखी हुई है। इन दो चीजों के आधार पर वस्तुओं के अलग अलग दर्पणों द्वारा अलग अलग प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं उसको भी हम आगे क्लास में देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी सभी प्रकार के दर्पण, चाहे वो समतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाएंगे वो किसके कैसे बनाए जाएंगे, परावर्तन से। जबकि लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाएंगे, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वो कैसे बनाए जाएंगे, अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब बनेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया, प्रतिबिंब कैसा बनेगा किस पर निर्भर करता है, वस्तु की दर्पण की अपेक्षा स्थिति पर। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी दर्पण लेते हैं तो उस दर्पण की क्या हो गई, ये अक्ष हो गई। इस अक्ष के समानांतर, उस अक्ष के समानांतर क्या कर दिया जाए, कोई अक्ष खींच दिया जाए, तो उस समानांतर अक्ष पे कोई एक बिंदु क्या होता है, फोकस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोकस की स्थिति कहां होती है, जो लेंस का अक्ष होता है उसके लंबवत जो रेखा खींच दी जाती है उस पर कहीं ना कहीं फोकस स्थित होता है। और ये फोकस मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब जब बनेंगे तो हम इस फोकस शब्द का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार से प्रतिबिंब दर्पण और लेंस के माध्यम से बनते हैं। पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण, जैसा मैंने आपको बताया, प्रतिबिंब जो बनेंगे सदैव दर्पणों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, प्रकाश की तरंगों के परावर्तन से बनते हैं। तो पहली चीज तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, परावर्तन से बनेगा, यानी दर्पण की सतह से। ये दर्पण हो गया, मान लो ये कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, परावर्तन के कारण बनेगा। इस वस्तु से निकली प्रकाश की जो तरंगे हैं वो जाके प्रतिबिंब से वो जाके समतल दर्पण से टकराएंगी और परावर्तित होंगी, जिससे उस व्यक्ति का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये जो प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। वो चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी हो, वो प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा,
सीधा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। साथ ही पार्श्व रूप से उल्टा बनेगा। पार्श्व रूप से उल्टा मतलब जो व्यक्ति है उसका दायां भाग दर्पण में बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां भाग क्या देगा, दाईं तरफ दिखाई देगा। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव सीधे बनेंगे, सदैव वस्तु की आकृति के बराबर बनेंगे, सदैव आभासी होंगे और पार्श्व रूप से सदैव क्या होंगे, उल्टे होंगे। और कितनी दूरी पर बनेंगे दर्पण से, तो उतनी ही दूरी पर दर्पण से बनेंगे जितनी दूरी पर क्या है, जो बिंब या वास्तविक जो वस्तु है वो रखी है। बिंब जितनी दूरी पर क्या रखा है, प्रतिबिंब से रखा है, दर्पण से रखा है, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण से बनेगा। दोनों दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। ये थी समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं और कहां वो प्रतिबिंब बनता है उसकी बात। अब यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनाना हो तो उसे कितनी दूरी पर रखा जाए, तो उसे कम से कम जो है, यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना है तो सबसे पहली चीज तो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु के कम से कम आधी होनी चाहिए। यानी ये मान लो यहां से यहां तक इस व्यक्ति की जो लंबाई है वो मान लो क्या है, 6 फीट है। तो इस 6 फीट के व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में पूरा का पूरा बनने के लिए, यानी सिर से लेके पैर तक दिखने के लिए इस दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितने फीट होनी चाहिए, 3 फीट। यानी बिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी लंबाई का दर्पण जब सामने होगा तब ही उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब क्या बन पाएगा, समतल दर्पण में बन पाएगा। अब मान लो दो स्थितियों की हम कल्पना करते हैं। एक पहली स्थिति ऐसी है जिसमें ये व्यक्ति दर्पण की ओर क्या करने लग जाए, गति करने लग जाए। अब जब ये गति करने लग जाता है, मान लो v वेग से ये दर्पण की ओर गति करता है, कौन से v चाल से यदि दर्पण की ओर गति करता है, तो ये पाएगा कि इसका प्रतिबिंब भी, इसकी जो छाया बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी इसे अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यानी जब कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ जाएगा तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका जो छाया बन रही है वो भी उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई देगी और वो 2v वेग से इसकी तरफ आएगी। यानी v वेग से बिंब जो है, v वेग से वस्तु यदि दर्पण की ओर जाएगी तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v वेग से, अपने से दुगने वेग से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, प्रतीत होगा। इसी प्रकार यदि कोई दर्पण है जिसके सामने कोई बिंब रखा है, मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति के सामने एक दर्पण है, इस दर्पण को यदि हम क्या कर दें, किसी कोण से घुमा दें, और वो कोण मान लो क्या है, थीटा, यानी किसी एंगल से दर्पण को क्या कर दिया जाए, ये वस्तु है, इसके सामने क्या रखा है, ये वस्तु है, मान लो इस वस्तु के सामने दर्पण है, इस दर्पण को सीधे की जगह हम थोड़ा सा क्या कर दे, इसका एंगल घुमा दे। थीटा कोण से यदि इस एंगल को घुमा दिया गया, दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाएगा, तो जो परावर्तित विकिरण है जो यहां से वस्तु से चल रही है और टकरा के वापस किससे आ रही है, मान लो ये क्या आ रही है, थीटा कोण से वापस आ रही है। तो अब ये जब थीटा कोण से किसको घुमा दिया जाएगा, सपोज ये एक्स कोण से वापस आ रही है, ठीक है, ये एक्स कोण बन रहा है, परावर्तित और आपतित किरण के बीच में एक्स कोण बन रहा है। अब यदि इस दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दे, थीटा डिग्री घुमा दे, तो उस स्थिति में ये जो आपतित और परावर्तित विकिरण है इनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा कोण से घूम जाएगा, 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। तो ये बात करी हमने कि किस प्रकार से समतल दर्पण से परावर्तन के माध्यम से प्रतिबिंब बनते हैं, और यदि प्रतिबिंब की स्थिति चेंज कर दी जाए या वस्तु की स्थिति चेंज कर दी जाए तो किस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। पहले प्रकार का दर्पण था समतल दर्पण, दूसरे प्रकार के दर्पण है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से भी परावर्तन द्वारा ही क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। अब कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, सबसे पहली चीज तो ये प्रतिबिंब जो भी बनेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा ये सदैव आभासी बनेंगे, सीधे बनेंगे और वस्तु से सदैव क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। समतल दर्पण में हमने देखा था कि प्रतिबिंब आभासी थे, सीधे थे, लेकिन वस्तु के बराबर थे, वस्तु से छोटे नहीं। लेकिन उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो सदैव वस्तु से क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे और सदैव दर्पण के पीछे बनेंगे। सदैव क्या बनेंगे, दर्पण के पीछे बनेंगे। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बनेगी वो सदैव इस दर्पण से पीछे की तरफ जाकर बनेगी। चाहे किसी भी बिंदु पर बनो, वो बिंदु सदैव क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा। लेकिन एक यहां अपवाद है। अपवाद क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत यानी
इस दर्पण से बहुत अधिक दूरी पर रखी हो, ये स्थिति मान लियो हम अनंत मान के चलते हैं, उस स्थिति में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? सबसे पहली चीज तो फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। मान लो ये क्या है? फोकस है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, फोकस कहां होता है? जो लेंस का अक्ष होता है उसके लंबवत एक अक्ष होता है, उस पे किसी बिंदु पर क्या होता है? फोकस होता है। तो जब प्रतिबिंब, जब क्या वस्तु या बिंब अनंत पर रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा और सीधा बनेगा। ये तो हम देख ही चुके हैं कि हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा प्रतिबिंब। और ये आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा उसका आकार अनंत पर यदि वस्तु रखी होगी तो छोटे से भी बहुत छोटा, यानी बहुत छोटी आकृति का बनेगा, बहुत ही छोटी आकृति का वो प्रतिबिंब बनेगा। अब उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है कि बड़ी से बड़ी वस्तु का भी पूरा प्रतिबिंब हम उत्तल दर्पण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब जो वस्तु है उसकी अपेक्षा काफी छोटे बनते हैं, तो बड़ी से बड़ी वस्तु का भी हम क्या कर सकते हैं? एक प्रतिबिंब छोटे रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? उत्तल दर्पण के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, चाहे दर्पण समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? परावर्तन से बनेंगे। और लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? अपवर्तन के माध्यम से बनेंगे। अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे वो आभासी भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। आभासी होंगे तब तो वो सीधे होंगे और वास्तविक होंगे तब वो होंगे उल्टे। अब आभासी कब बनेंगे और वास्तविक कब बनेंगे, ये डिपेंड किस पे करता है कि दर्पण से कितनी दूरी पर, किस स्थिति पर वस्तु को रखा गया है। वस्तु के आकार के बराबर भी बन सकते हैं, वस्तु के आकार से बड़े भी बन सकते हैं और वस्तु के आकार से छोटे भी ये बन सकते हैं। दर्पण के आगे की ओर भी बन सकते हैं और दर्पण के पीछे की ओर भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जब हमने समतल दर्पण की बात की थी तो समतल दर्पण में हमने देखा था कि प्रतिबिंब सदैव क्या बने थे? सीधे बने थे, आभासी बने थे, वस्तु के बराबर बने थे। जबकि जब हमने बात की किसकी? उत्तल दर्पण की बात की थी, तो उत्तल दर्पण में हमने देखा था प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? सदैव सीधे बनेंगे, सदैव आभासी बनेंगे और सदैव वस्तु से छोटे बनेंगे। वस्तु से क्या बनेंगे? छोटे बनेंगे। अब जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं। इसी प्रकार आभासी भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। वास्तविक भी हो सकते हैं। वस्तु से छोटे भी हो सकते हैं, वस्तु से बड़े भी हो सकते हैं, वस्तु के बराबर भी हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि समतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, चाहे वस्तु की स्थिति इन दर्पणों की अपेक्षा कहीं भी हो, प्रतिबिंब सदैव सीधे, आभासी और बराबर बनेंगे। और उत्तल दर्पण के लिए सीधे, आभासी और छोटे बनेंगे। जबकि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेंगे, सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी, आभासी भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकते हैं। दर्पण के आगे भी बन सकते हैं और दर्पण के पीछे भी बन सकते हैं। जबकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमने देखा था कि प्रतिबिंब सदैव दर्पण के क्या बनेंगे? पीछे बन रहे थे। दर्पण के क्या बन रहे थे? पीछे बन रहे थे। अब हमने देखा कि अवतल दर्पण से बनने वाले कुछ प्रतिबिंब क्या हो सकते हैं? आभासी भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। आभासी केवल एक ही स्थिति में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही अवतल दर्पण के माध्यम से बनते हैं। केवल एक स्थिति ऐसी होती है जब अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब होती हैं। और वो स्थिति होती है जब वस्तु को क्या रख दिया जाए? फोकस और धुरु के बीच में रख दिया जाए। और फोकस और धुरु क्या होता है? देखिए, ये उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हम देख रहे हैं किस तरह से बन रहे हैं? वस्तु से उल्टे बन रहे हैं। लेकिन एक ही स्थिति ऐसी होती है जब क्या बनेंगे? ये आभासी बनेंगे और सीधे बनेंगे। और वो स्थिति कौन सी है? जब क्या रखा जाए? ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए? फोकस पर रख दिया जाए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए? वस्तु को कहाँ रख दिया जाए? फोकस और धुरु के बीच में रख दिया जाए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये बिंदु कौन सा है? फोकस। ये कौन सा है? फोकस। और ये बिंदु कौन सा है? धुरु। इन दोनों के बीच में जब क्या रख दिया जाए? वस्तु को रख दिया जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। अन्य स्थितियों में, अन्य चाहे किसी भी स्थिति में वस्तु को रखा जाए, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? उल्टा,
और वास्तविक ही बनेगा, उल्टा और वास्तविक ही बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु की ओर ही बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा, दर्पण के आगे की तरफ ही बनेगा। जबकि ये वाला प्रतिबिंब हम देख रहे हैं कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है, अवतल दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। ये थे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अब बात करते हैं लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो लेंसों से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनकी यदि हम बात करें तो लेंसों से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमने देखा था किसके कारण बनते हैं? लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव ही कैसे बनते हैं? लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं वो सदैव किसके कारण बनते हैं? हमने देखा था वो किसके कारण बनेंगे? अपवर्तन के कारण बनते हैं, अपवर्तन के कारण बनते हैं। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो अलग अलग वस्तु की स्थिति होने पर अलग अलग प्रकार के बनते हैं, जिसकी बात विस्तार से हम अगली क्लास में करेंगे कि किस प्रकार से लेंसों द्वारा अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अभी हम बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कुछ प्रयोगों के बारे में। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के यदि हम प्रयोग देखें तो उत्तल दर्पण के प्रयोग के रूप में हमें देखने को मिलता है एक तो साइड मिरर। साइड मिरर मतलब गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, साइड ग्लास होते हैं, जिनमें से हमें पीछे से आने वाली गाड़ियां दिखाई देती हैं, वो कौन से लेंस के बने हुए होते हैं? उत्तल दर्पण के। इसी प्रकार से बैक मिरर, जो गाड़ी के सेंटर में एक दर्पण लगा हुआ होता है, ये इस प्रकार का दर्पण जिसमें पीछे आती हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं, वो भी किसका बना हुआ होता है? वो भी अवतल दर्पण से बना हुआ होता है। इसी प्रकार सोडियम जो लैंप होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बात करें अवतल दर्पण की तो अवतल दर्पण का प्रयोग एक तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, जो लाइट जलती है गाड़ी की, वो हेडलाइट में, साथ ही टॉर्च जो हम प्रयोग करते हैं रोशनी के लिए, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण है, साथ ही साथ डॉक्टर जिस दर्पण से हमारे मुंह की आंतरिक बनावट को देखता है उसमें, सौर भट्टी में और सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयोग में लिए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? सदैव अवतल दर्पण प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने समझा, सबसे पहली चीज तो दर्पण क्या होते हैं, दर्पण के प्रकार हमने से समझे और उसमें हमने 3 प्रकार के दर्पण देखे। पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उसके बाद हमने बात की दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में कि प्रतिबिंब कैसे कैसे दर्पणों के माध्यम से बनते हैं। और तीसरी हमने बात करी थी लेंसों के बारे में। लेंसों के प्रकार जो हैं वो आज की क्लास में हमने देखे, लेकिन लेंसों से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उसके बारे में हमने आज की क्लास में बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेंसों से बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।